बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हसीना खूंखार फरार और खालिदा ज़िया रिहा। बांग्लादेशी मॉडल बढ़ गया। हमें बहुत कुछ बताया जाता था कि ऐसी जमहूरियत होती है, लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बंगला बुद्धू हथौड़े का शिकार हो गया और अब हसीना वाजिद कभी भी बांग्लादेश वापस नहीं आएंगी। स्वाबी जलसा कैसा हुआ, उसकी रुतात बताते हैं। वहां क्या कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा बयान दिया, वो भी बात करते हैं। लेकिन बहुत से और भी मामलात हैं, और वो मामलात यही हैं कि मोने सिलाई का इंटरव्यू अचानक एक निजी टीवी पे आ गया और वो कहते हैं हम ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और ना ही इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो मामला तो सीधे हैं। फिर वो कहते हैं वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार हैं। कौन? इमरान खान। लेकिन कैसे? तो शर्त उन्होंने बता दी है। अब मामला क्या है और कैसे हैं, किधर जा रहे हैं? और फिर लोग कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। यकीनन हर ठोकर से सबक सीखना चाहिए, जरूर नहीं कि इंसान खुद ठोकर खाए। तफसीलात से आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। गुज़िश्ता रात ये मैंने विलाग किया, लेकिन थोड़ा सा माइक का वो गड़बड़ था, इसलिए वो इन टाइम आप तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अब सूरत हाल मजीद बदल चुकी है, तो वो सारी बातें आपके सामने आ गई। तो मैंने पहले आपको बताया कि खूंखार हसीना जो थी वो अपने इक़्तिदार के अख्ताम को पहुंची, हसीना वाजिद, और अवाम ने उनको वाज़ेह पैगाम दिया कि ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। उनके बेटे सुहेब वाजिद ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जनाब बांग्लादेश के लिए शब रोज मेहनत की हसीना वाजिद ने, लेकिन चूंकि उनके साथ ये सलूक हुआ, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली बात हो गई, लिहाजा वो अब वापस नहीं आएंगी, ना बांग्लादेश आएंगी, ना सियासत में वापस आएंगी। ये सारी बातें उन्होंने कर दी। लेकिन वो ये कहते हैं कि फौज को भी गैर मुंतखब हुकूमत को नहीं आने देना चाहिए, गैर मुंतखब हुकूमत नहीं आनी चाहिए। और यही तलबा तहरीक ने भी कहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात और नई हुकूमत आनी चाहिए। लेकिन तमाम मामला को सीधा कर दिया। क्यों? कि खालिदा ज़िया जो बरसों से कैद में थी, उनको रिहा कर दिया गया। सदर ने उनको अपने एक हुक्म से, जो शहाबुद्दीन है सदर बांग्लादेश, उन्हें रिहा कर दिया और मामला जो है मामूल पर आ गया। और उन्होंने कौम से अपील की कि नहीं, अब मुल्क के लिए जो है सब चीज़ें छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम दें और मामलात को बेहतर करें। लिहाजा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ सब खोल दिए गए हैं और मामलात मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। ताहम अबूरी हुकूमत का भी पड्डा है। अब खालिदा ज़िया बाहर आई हैं, देखें क्या वो पाकिस्तान की हिमायती हैं और इसीलिए उनको सजा दी गई। हसीना वाजिद जो खूंखार थी और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने वाले हर शख्स से इंतकाम लिया और उन्होंने उनको फांसियों पर चढ़ाया, चाहे वो जमात इस्लामी के थे, चाहे वो किसी और पार्टी के थे, चाहे वो खालिदा ज़िया की पार्टी के थे। लेकिन उनको कारकुनों से उन्होंने बाकायदा अपने मुखालफिन को या जेलों में डाला या फांसी के तख्ते में चढ़ाया। तो ये सब कुछ हुआ। अब फिर ये जब ये हंगामे हुए, आप ये सोचें कि वो पहली बार 1996 में मुंतखब हुई थी और फिर जब फारिग हुई 1996 के बाद, फिर वहाँ से 2001 में जब वो फारिग हो गई, तो उसके बाद उन्हें जो सियासत की वो अपनी जगह। लेकिन जब वापस आई 2009 में, तो 2009 से लेकर 2024 तक टोटल अगर आप देखें तो 20 साल वो हुकूमत में रही और 20 साल उन्होंने अपनी मन मानिए की। और कैसे आई? वहां भी आया था एक जुडिशल मार्शल लॉ। 3 बार वैसे मार्शल लॉ लगा, 29 तरीके वैसे ममलकत के खिलाफ हुई, लेकिन जुडिशल मार्शल लॉ एक बनी, एक अबूरी हुकूमत, उसमें इलेक्शन हुआ और पहली बार मुंतखब हुई 2009 में। तो फिर जनाब चल से चल, यानी ट्रैका मिल गया जुडिशल मार्शल लॉ के बाद, यानी फौज, यानी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हसीना वाजिद, बाकी तमाम मुखालफिन को जनाब उन्होंने चढ़ा दिया बली पे या जेलों में डाल दिया। तो ये सारे मामला थे। अब
लोग निकल आए। कोटा सिस्टम का मामला था, वो जो कोटा जो उन्होंने कहा तो किसको दे रहे थे कोटा, या फौजियों के बच्चों को दे रहे थे, या वो मुक्ति बाहिनी के बच्चों को दे रहे थे जिनको रजाकार कहते हैं, या फिर वो अवामी लीग के कारकुनों के लिए। उन्हें 50% कोटा कर दिया था। पहले कम किया, पहले 30 किया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर मुखालफत शुरू हुई तो कम किया, फिर उन्हें फिर 50% कर दिया। तो वो अपनी मनमानी करने को तैयार थी। लेकिन फिर जब बुरा वक्त आता है तो क्या होता है, उसी फौज ने कहा नहीं बस भाई बस, अब 45 मिनट हैं, आप बैठे हो, जिधर जाना है निकल जाए। और वो निकल गई बगैर अपने कपड़े लिए, बगैर अपना ब्रीफ केस लिए। और गई कहाँ पहुंची, वही खाक जहां का खमीर था, यानी अगरतला। अगरतला क्या है, नई नस्ल हमारी नहीं जानती, लेकिन इनके वालिद मोहतरम शेख मुजीबुर रहमान पर जब अगरतला केस बना था तो साजिश केस ये था कि भारत के साथ मिलकर अगरतला में बैठ के उन्होंने सदर अयूब खान, यानी दादा हुजूर उमर अयूब खान, जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे या मार्शल लॉ के सदर थे या आमिर के सदर थे, उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। उसमें ये पकड़े गए थे अगरतला। अब ये जब यहाँ से उड़ी है ढाका से तो सीधी गई वहां। और पीछे क्या हुआ, पीछे हुआ कि वो जो कायद था उनका, वो जो उनका बाबा था, वो जो उनका बंगला बुद्धू था, उसके सर पे हथौड़े चले। लोगों ने उसके जो बुत बने हुए थे, मुजस्मे बने हुए थे, उन्हें तोड़ दिया। और फिर खाली तोड़ा नहीं, पार्लियामेंट में भी घुस गए, चीफ जस्टिस के घर में भी घुस गए, वहां भी तोड़ फोड़ की, लूट मार की, और उन्हें कोई जगह छोड़ी नहीं। तो मामला क्या है कि अब तो यानी ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं, सीधी सी बात ने पैगाम दिया और वो निकल गए। अगरतला से में भी भारत ने, जो उनके बड़े दोस्त थे मोदी सरकार, उन्होंने भी उनसे आंखें फेर ली और कहा जनाब एथो में निकलो। तो फिर वो चली गई लंदन की तरफ, क्योंकि वहां तो सियासी पनाह आसानी से मिल जाती है। और फिर जाहिर है अब वो आएंगी नहीं, बेटे ने भी कह दिया वो नहीं आएंगी। अब बांग्लादेश के हालात बदलेंगे। माशी सूरत हाल में बेहतरी आई थी, लेकिन पाबंदी बेताया थी। और ये वही है मुजीबुर रहमान शेख साहब, जिनके बारे में एक वीडियो चलाई गई तो कहा गया था देखें कतर के हालात से सबक सीखें वरना ये नहीं। और बार बार यहाँ कहा जा रहा था कि बांग्लादेश मॉडल यानी जुडिशल मार्शल, और उसकी बुनियाद भी की गई थी, माजी में भी नजर आई और अब भी नजर आ रही, सब कुछ है। लेकिन मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो अब एक काम तो ये हो गया खत्म। जब इख्तिदार लंबा होता है, जब आमरीत होती है, तो इसको कहते हैं अत खुदा दा वैर। अत खुदा दा वैर, यहाँ जनाब 20 साल आमरीत के बाद वहां पे सुकून होगा, अल्लाह करे सुकून हो, जमहूरियत हो, कंट्रोल जमहूरियत ना हो। कंट्रोल जमहूरियत का फिर खात्मा भी ऐसे ही होता है। तो कंट्रोल जमहूरियत कहीं नहीं होनी चाहिए। हालांकि कहने वाले यही कहते हैं कि आमरीत से लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतर है, लेकिन मामला ऐसे नहीं है। तो अब तो वो निकल गई और वहाँ के मामला जो है अल्लाह करे जल्दी सीधे हो जाए, जमहूरियत बहाल हो जाए और अवाम को कोई रिलीफ मिल जाए। अब आते हैं वापस। स्वाबी जलसा बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि KPK में था और बहुत देर के बाद एक बड़ा जलसा हो रहा था। ये हल्का था असद कासन साबिक कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे उनका, या MPA भी जो है वो यानी सूबाई असम्बली के मेंबर भी उनके भाइयों से आकिब साहब। ये मामला बड़ा अच्छा सजाया गया, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन हाउसिंग स्कीम के अंदर हुआ, लिहाजा जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी। कुर्सियां 10 से 15 हजार लगाई गई, ताहम लोग ज्यादा थे, इससे ज्यादा इंतजाम लेकिन इतना अच्छे नहीं थे क्योंकि लोग बाहर भी थे। और यहाँ के शुरा में ये भी कहने वाले कह रहे हैं, जराए का दावा ये है कि पंजाब से लोग ज्यादा गए थे और ख्वातीन भी पंजाब से गई थी, वहां के मुकामी ख्वातीन भी कम थी। लेकिन वहां जो तकारीर हुई उसमें बहुत सी बातें हुई। तो अली अहमद गंडापुर ने बड़े लतीफे सुनाया और कहा जनाब खान मलंग आदमी है, मस्त मलंग आदमी है, उससे जाके माफी मांग लो वो माफ कर देगा। मोहन सराय ने इधर अपने इंटरव्यू में कहा कि जनाब 9 मई का अफसोसनाक वाकया था, लेकिन इंतजामिया कहाँ थी, तो वो भी बताएं। और फौज नहीं है, सियासी लोगों से भी मुज़ाकरात करने को इमरान खान साहब तैयार हैं। मैं, मेरे वालिद मोहतरम या इमरान खान, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इनडायरेक्ट उन्होंने यही कह दिया। लेकिन वहां जलसे में क्या हुआ, उन्होंने कहा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, चैलेंज किया कि मलंग के पास जाओ माफी मांगो, जब तक माफी नहीं मांगोगे जान नहीं छूटेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कोई फायदा नहीं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने, लेकिन उससे पहले खिताब किया असलम इकबाल साहब ने खिताब किया, दूसरे जो लीडर थे उन्होंने किया, लेकिन अलीम आदिल शेख ने भी खिताब किया और उनकी तो वहाँ नाराजगी भी हो गई और वो फिर नाराज भी चले भी गए। उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मेरा काम हो गया, मैं जा रहा है, वो तो निकल गए।
اسی طرح اسلم اقبال وہاں دیکھے گئے، حماد اظہر وہاں دیکھے گئے، سب کچھ ہوا، ساروں نے خطاب بھی کیا، لیکن جلسہ جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، پاور شو اتنا بڑا ہمارے حساب میں نہیں ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی کا صوبہ تھا، پی ٹی آئی کا شہر تھا، حلقہ تھا سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر کا، تو اس کو زیادہ زوردار ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کا کافی دنوں کے بعد یہ ایک پاور شو تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ کم تھا، لیکن اچھا تھا۔ لیکن علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کبھی یہاں پہ آپریشن کیے گئے، کبھی امریکہ کو اڈے دیے گئے، اور اس لیے دیا گیا کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ وہ کر سکے، مسلمانوں کو مار سکے، اور دوستوں کو مار سکے، ہمسایوں کو مار سکے، تو اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر کیا؟ یہ تو پھر ایک غلط بات ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی انڈائریکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین یا افغان جو ہیں طالبان یا ٹی ٹی پی والے جو ہیں، تحریک طالبان پاکستان والے، سب جائز ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی، وہ دھمکی یہ دی کہ میں اگست کے آخر میں جلسہ کروں گا اسلام آباد میں، کسی میں طاقت ہے روک سکے تو روک لے، ورنہ میں آ رہا ہوں اور میں جلسہ کروں گا۔ میں نے این او سی مانگنے نہ کچھ، ہم نے جہاں جہاں مانگا ہے وہاں کا اگر دیتے ہیں دے دیں، چاہے تو رول پہ دے دیں، لیکن اگر جگہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہم بغیر اجازت آگے جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ لوپا جی پھر وہ فاغو چیلنج کرتا ہے انہوں نے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی متنازع ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو صورتحال آئی ویسی یہاں نہیں، یہاں ہمیں ڈرایا گیا کہ سری لنکا والی صورتحال ہوگی، اپنا کینیا والی صورتحال ہوگی، اب بنگلہ دیش والی بات کر رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کو تو ماڈل کہہ رہے تھے، تو بنگلہ دیش کا ماڈل تو آ گیا کہ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی، عوامی نمائندوں کی چلے گی، سیاستدانوں کی بات چلے گی، اور طلباء تحریک والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے عوامی حکومت اور جمہوری حکومت چاہیے، تو اس کا انتظامات کیے جائیں۔ اور خالدہ ضیاء بھی ہوگی جو پاکستان کی حمایتی ہیں، بہرحال اللہ بہتر کرے گا، تو یہاں بھی اللہ بہتر کرے گا، اور مل بیٹھنا پڑے گا سب کو، تب ملے گا حل۔ عدم استحکام کا خاتمہ ہوگا، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور معاشی صورتحال میں بہتری ہوگی تو عوامی ریلیف ملے گا، ورنہ پھر دم دمہ مست قلندر جو ہے، دم دمہ دم مست قلندر، اس کی دھمکیاں تو موجود ہیں، ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، یہ تو وقت بتائے گا۔ اب اس عدالتوں سے بہت سے فیصلے آنے ہیں، ابھی پارلیمنٹ سے آج بہت کچھ آنا ہے، تو اس کا انتظار کریں۔ اگلے ولاگ میں اس پہ بات چیت کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور کچھ قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔